मैं जब ज्वाइन करने के लिए गया तो मैं बाहर बैठ गया तो इतनी देर में मुझे एक बंदा सूटेड बूटेड आया। मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो मुझे कहा कि आर यू न्यू हेयर? मैं कहा आई एम न्यू हेयर, कैन गिव मी योर ज्वाइनिंग लेटर। वो करीब आधे घंटे बाद जो है मेरा टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर जो मुझे दे दिया। मुझे पता लगा कि जिस बंदे ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की थी वो और कोई नहीं, चार्ल्स कोबरा। अफजल गुरु जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उस मोमेंट पे आप इमोशनल हो गए। वो क्या कहानी है? एक आतंकी के लिए इमोशनल होना, इमोशनल साइड दिखाना, वो क्या बात? कोई भी फांसी मैंने देखी है तो उसके बाद मैं इमोशनल हुआ, क्योंकि एक तो मेरे टेस्ट के खिलाफ है। अफजल गुरु जो है उसने मरते मरते एक गाना भी गाया था। हाँ, वो क्या हिंदी? अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो फिर रंगा बिल्ला का केस क्या था? रंगा हमेशा खुश रहता था, वो बोस्ट करता था रंगा खुश। तुम्हारा ला ये कहता है कि आप 2 घंटे के बाद जो है, जब फांसी देने के 2 घंटे के बाद जो है आप देखेंगे कि प्रिजनर मरा है या नहीं मरा। इसको जब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने देखा, उसको कहते इसमें तो जान है। और 2 घंटे लटके रहने के बाद भी उसमें जान थी। तो वहाँ पे हमने किसी को भेजा, हमने कहा इसकी टांगे आप खींचो। सब उसे हैंग करने के बाद उसकी टांगे पकड़ के लटक गया। उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब इसकी जान निकल गई है। आम इंसान है, वो जेल के बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं कि आखिर जेल के अंदर माहौल कैसा होगा। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के 35 साल वहाँ पर गुजारे, तो आखिर जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है? हर कोई चाहता है जैसे हम बाहर हैं, हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से हम उठें, मर्जी से खाना खाएं, मर्जी से खेले कूदें या मर्जी से काम पे जाएं। जेल में अगर आप चले गए तो आपकी लाइफ जो है एक टाइम बाउंड हो जाती है। तो जनरली जब बंदे जेल में आते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को ये बता के आते हैं कि हम सिंगापुर के ट्रिप पे गए हैं या फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। तो जनरली उनका ये होता है। और कोई ऐसा इनकाउंटर कभी हुआ आपका कि कोई अंदर का कैदी आपको बाहर मिला हो, किसी प्रोग्राम में, किसी ऐसे फंक्शन में आपको मिल गया हो? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जेलर जो है ही इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। नाइजीरियंस जो है इन्होंने बड़ा जेल के अंदर उत्पात मचा के रखते हैं, बड़े तकड़े ये होते फोन हैं। भी छुपा कर ले जाते हैं अंदर। हाँ, इनका प्राइवेट पार्ट्स में जनरली इनका देखा है ये प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के रखते, क्योंकि इनके अंग बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो एक केस मिलता है हमें, निर्भया केस। तो उसका आरोपी, जो मेन आरोपी था राम सिंह, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने जेल में सुसाइड कर लिया। लेकिन कई सारे ऐसी भी खबरें हैं कि उसका मर्डर हुआ। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, उसके पोस्टमार्टम में उसके विसरा में शराब आई। अरे यार, एक अमीर आदमी तो शराब पी सकता है, पर इतने गरीब आदमी को कौन शराब पिलाएगा? इसका मतलब ये है कि उसको शराब पिला के अनकॉन्शियस करके फिर उसको जो है लटकाया गया। उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी दुनिया है जिसकी सलाखें तो लोहे की हैं, लेकिन इसके पीछे जुर्म, दर्द, इंसानियत और डार्क रियलिटी की कहानियां कैद हैं। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी प्रिजन, जहां हर कैदी का एक सच होता है और हर सच के पीछे एक कहानी। तो आज हमारे साथ हैं वो आदमी जिन्होंने इन कहानियों को ना सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि अपने ज़मीर पर महसूस भी किया। सुनील गुप्ता जी, तिहाड़ के जेलर, फॉर्मर जेलर, और उन्हीं की आंखों से हम देखेंगे वो किस्से जो आम जिंदगी से बहुत दूर हैं। चार्ल्स शोबराज का शातिर दिमाग, रंगा बिल्ला का इमोशनल चेहरा, अफजल गुरु की खामोशी के पीछे छुपी वो सोच, और हजारों कैदी जिनके बीच तिहाड़ का एक जेलर। इस पॉडकास्ट में हम न सिर्फ इन नामों के पीछे छुपे इंसानों को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि उस जेल के कल्चर, डिसिप्लिन, दर्द और कभी कभी होप तक को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी रुकती भी है और कई लोगों के लिए वहीं से दोबारा भी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं तिहाड़ के अंधेरों और सच्चाइयों का सफर एक ऐसे आदमी के साथ जिन्होंने तिहाड़ को केवल देखा नहीं बल्कि उसके रग रग को महसूस किया और जिया भी। सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के इस खास पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए। मैं पहले तो सर आपके ना शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। आप रेलवे में नौकरी करते थे, फिर उसके बाद तिहाड़ में आपकी एंट्री होती है, और तिहाड़ में भी एंट्री के बाद सबसे पहला आपका एनकाउंटर चार्ल्स शोबराज के साथ। और चार्ल्स शोबराज का जो ऑफर लेटर आपको जो मिला, उसका जो किस्सा था वो जरा बता दीजिए। मैं, जैसे आपने बताया, मैं रेलवे में नौकरी करता था, तो 1 साल मैंने रेलवे में नौकरी की होगी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो है पोस्टों की वो वैकेंसी निकाली, मैंने अप्लाई किया उसमें, तो गवर्नमेंट ने मुझे उसमें सिलेक्ट कर लिया। गवर्नमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं जब ज्वाइन करने के लिए गया, करीब करीब 1 महीना लेट हो गया था, क्योंकि मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था जो, तो उसमें नोटिस देना ज़रूरी होता है। अब मैंने वहाँ रिज़ाइन किया, नोटिस उनको दिया, उसके बाद मैंने जो है ज्वाइन करने के लिए जेल पे आया। तो जेल पे जब मैं आया तो मैं तो बड़ा सोच के आया था कि मैं जब जाऊँगा तो बड़ा अच्छा वेलकम होगा और बड़ी सलूटें पड़ेंगी और ये पड़ेंगी, जैसा होता था। तो मैं जब पहुंचा जेल पे तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल के आगे जो है मैं गया, उसके पास मिस्टर BL विज होते थे उस टाइम पे। तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और गवर्नमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया है इस पोस्ट के लिए और मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तो एकदम वो मुझे देखते हुए छूट के बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ पे, यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है। तो मेरा तो जैसे काटो तो खून नहीं, तो मुझे लग रहा था नीचे से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि इतनी अच्छी मैं परमानेंट नौकरी छोड़ के आया था। तो मैंने कहा नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी है, मुझे आज से 2 महीने पहले जो है ऑफ़र लेटर मिला था और मैंने आपको एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे को जो है रेलवे से रिज़ाइन करना है। तो कहते नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं चलता। तो मैं फिर थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर वेट करो। तो मैं सुप्रीटेंडेंट के कमरे के बाहर वेट करने लग गया। सुप्रीटेंडेंट का जब तब एक ही जेल होती थी, उसको सेंट्रल जेल तिहाड़ कहते थे, और सुप्रीटेंडेंट का रूम जैसे ही आप जेल के अंदर एंटर करते हो, ड्योढ़ी वर्ड एक होता है, बड़ा टिपिकल पंजाबी वर्ड है, ड्योढ़ी में उसका सुप्रीटेंडेंट जेल का जो है वो कमरा होता था। मैं बाहर बैठ गया तो मुझे किसी ने बताया कि जो लोग भी जो है यहाँ दिल्ली के, क्योंकि हमारा दिल्ली का पहला बैच था, उससे पहले हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग होते थे, तो उनकी एक फाल्स उनको एक कंसेप्ट थी कि दिल्ली वाले जेल चला ही नहीं सकते। वो सारे लोग जो बाहर के ऑफिसर्स आते थे वो चलाते थे। तो मैं जब पहुंचा तो उनको सबसे पहले तो ये था कि दिल्ली का ये बंदा कैसे आ गया, मतलब ही वाज टोटली डिसइंटरेस्टेड कि मैं ज्वाइन करूं। जी। तो मैं बाहर बैठ गया तो इतनी देर में मुझे एक बंदा सूटेड बूटेड आया, बिल्कुल बहुत सीनियर ऑफिसर जो है वो लग रहा था, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट की मुझे इतनी पर्सनैलिटी नहीं लग रही थी जितनी उसकी पर्सनैलिटी लग रही थी। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा जो जेल के बारे में जो मेरा, जैसा हमने बॉलीवुड वगैरह में देखा हुआ है कि कैदी होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, लंबे चौड़े होते हैं, तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे लोग भी कैदी होते होंगे। तो आया तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा कि आर यू न्यू हेयर। मैं कहा आई एम न्यू हेयर, आई हैव कम फॉर दिस ASP पोस्ट। So then he told me कि is he creating obstacles in your joining? I told him yeah, he is creating obstacles. Give me your joining letter. तो मैंने फिर फटाफट जो ज्वाइनिंग लेटर मैंने बनाया ही हुआ था, फटाफट मैंने वो ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया। तो उन्होंने कहा यू वेट हेयर। मैं बाहर बैठ के वेट करता रहा। तो करीब आधे घंटे बाद जो है तो उस बंदे ने मुझे ला के मेरा टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर जो मुझे दे दिया। तो मैं बड़ा थैंकफुल था उसको। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं थैंक्स करता हुआ अपने घर चला गया। तो अगले दिन जब मैं आया एक्चुअल नौकरी पे, तो मुझे पता लगा कि जिस बंदे ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की थी, कृपा तो क्या, मतलब सरकार ने मेरे को अपॉइंट किया हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे डिनाई नहीं कर सकते जॉब। पर जिसने मुझे, इन्होंने जो तंग करके मुझे जॉब देना था, तो वो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। और मुझे पता लगा वो बंदा जिसने मुझे ज्वाइनिंग लेटर लेके फिर मुझे ये टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर दिया था, वो और कोई नहीं, चार्ल्स सोबराज था। अरे फिर आपको कैसा फील तो हुआ? मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि चार्ल्स सोबराज मिला मुझे। तो क्योंकि उसके बाद मेरे बाद भी जो ऑफिसर्स आए थे, उनको कईयों को तो महीना महीना उन्होंने तंग किया था
स्ट्रेंथ पे ले नहीं रहे थे। तो अगले दिन फिर मैं जेल के अंदर गया। जेल के अंदर गया तो जैसे आप लोगों की भी एक जेल के बारे में कल्पना होती है कि जेल ऐसी होती होगी, तो मेरी भी वही कल्पना थी। तो मैं जब जेल के अंदर गया तो वहाँ एक जगह होती है चक्कर, जो कि इंटरनल कंट्रोल की जगह होती है, मतलब सबसे सेंसिटिव जगह जेल की होती है, उसको चक्कर कहते हैं। चक्कर मतलब कि आपने कोई भी अगर डिसिप्लिन वायलेट किया जेल का, और या कुछ भी आपने क्राइम किया, तो आपका जो इंटेरोगेशन सेंटर होता है वो चक्कर होता है। जितने भी आप एलिगेशन देखेंगे कोर्ट वगैरह के आगे जो लगते हैं, उसमें वर्ड चक्कर लिखा होता है, और जज बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं चक्कर क्या चीज़ होती है। तो चक्कर मतलब इंटरनल कंट्रोल रूम। तो मैं फिर वहाँ गया, तो वहाँ पे फिर चार्ल्स सोबराज भी आया। तो उसने कहा वेलकम जेलर साहब। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुझे पता लग ही गया था चार्ल्स सोबराज है। और जेल में एक रिवाज होता है कि कोई क्रिमिनल जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी बैठ नहीं सकता अफसर के आगे। मतलब अगर बैठेगा भी तो एक स्टूल रखते हैं उसके आगे, कभी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तो मैं चाहता था एक कुर्सी पे बैठे पर जो रूल्स कहते हैं वो बैठ नहीं सकता था मेरे आगे। तो आई वॉज वेरी होल्डिंग ग्रेट ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, जो मुझे बाद में पता लगा। और फिर वहाँ पे जब मैं चक्कर पे बैठा था, तो जलजीरा जो है एक प्रिजनर आया। पहले तो मैंने अपने देखा चीफ एडवार्डर थे वहाँ पे। चीफ एडवार्डर ने किसी को कहा कि जाओ, डिप्टी साहब वर्ड होता था तब, जो भी जेलर होता था उसको डिप्टी साहब कहते थे, मतलब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है इस टाइप वो कहते थे, मतलब सुप्रिटेंडेंट का आप डिप्टी हो। तो उसने कहा डिप्टी साहब के लिए पानी लाओ, तो वो मेरे लिए जलजीरा लाया। मैंने कहा यार जेल के अंदर जलजीरा मिल सकता है तो ये मतलब मेरे लिए एक 8वां सरप्राइज था कि जेल के अंदर जलजीरा मिलेगा। हाँ, तो जलजीरा मैंने पिया। फिर जेल का मैंने राउंड लिया, तो मेरे साथ तब प्रिजनर भी थे, स्टाफ भी था। मैंने सारी जेल को देखा, पहले बॉलीवुड की नज़रों से देखा था, फिर अपनी इन रियलिटी में जो मैंने रियल लाइफ से रियल लाइफ पे उस पर देखा मैंने। सर, आपने चार्ल्स सोबराज की कहानी बताई, इसी से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। साल 2001 संसद भवन में हमला होता है। एक आतंकी जिसके बारे में जानकर पूरे देश की रूह कांप गई, अफजल गुरु, जब उसे एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाया जा रहा था, फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस मोमेंट पे आप इमोशनल हो गए। वो क्या कहानी है? एक आतंकी के लिए इमोशनल होना, इमोशनल साइड दिखाना, वो क्या बात थी? चलो अच्छी बात है, आप 81 से सीधा 2012 पे आ गए क्या है कि शायद आपने ब्लैक वारंट देखी है या नहीं देखी है? नहीं सर, मैंने देखी है सीरीज। तो उसमें आपने देखा होगा कि इवन जब पहली फांसी मैंने देखी थी रंगा बिला की, तो मैं इमोशनल हुआ था। तो जो भी फांसी मेरी, जो अगर मेरा व्यू पॉइंट आप जाने, तो ये है कि फांसी की सज़ा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखें फांसी मिलती किसको है? जनरली जो है, जनरली मैं वर्ड कह रहा हूँ कि गरीबों को मिलती है। गरीबों को क्यों मिलती है? क्योंकि वो अपना प्रेजेंटेशन जो है कोर्ट से आगे ठीक तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि अगर पैसे वाला है तो आप अपना प्रेजेंटेशन, बड़े बड़े वकील आप कर लोगे, अगर आप गरीब हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। और आप देखें जेलों की, अगर मैं इंडिया की जेलों की बात करूं, 80 से 85% पॉपुलेशन जो है, दे कम फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द सोसाइटी। गरीब जिनकी साल की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है, साल की मतलब 8,000 रुपये महीना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि क्राइम जो है खाली गरीब करता है और लोग नहीं करते। बिल्कुल। अब वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो अपना कोई वकील जो है वो नहीं कर पा रहे, ऐसा कॉम्पिटेंट लॉयर वो नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए वो जेल में है। इसीलिए मैंने जो सबसे पहला स्टेप जो मैंने जेल की नौकरी में किया था, मैंने लीगल एड सेल जो है जेल में 83 में खोली थी। तो आप समझें कि ये डेथ सेंटेंस क्यों है? क्योंकि वो सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ताकि वो वाला क्राइम आगे ना हो, डेटरेंट होनी चाहिए वो, ताकि ऐसा क्राइम आगे ना हो। तो मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस इसीलिए दी हुई है कि इसकी एक डेटरेंस हो। पर उसके बावजूद
अब देखें कि इसकी डेटरेंस नहीं है। अगर डेटरेंस होती तो इवन आज की डेट पे जो सबसे ज़्यादा क्राइम जो भारत में कमिट होता है दैट इज़ द मर्डर। इवन इफ़ यू सी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिल्ली जेल्स, इसमें भी सबसे बड़ा क्राइम जो है वो मर्डर है। इसका मतलब जो मर्डर के लिए जो फांसी की सज़ा है दैट इज़ नॉट एनफ। बहुत सारी सिविलाइज्ड कंट्री हैं जहाँ पे फांसी की सज़ा नहीं है। वहाँ क्या करते हैं कि आपको 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की सज़ा दे देते हैं। तो जो मेरा सोचना है, मेरी पर्सनल सोच है कि जब आप किसी को लाइफ दे नहीं सकते, ये तो स्पिरिचुअल सोच हो जाती है, तो आपको लाइफ लेने का भी अधिकार नहीं है। और दूसरा है, जब गरीब को ही मिलनी है फांसी, तो फांसी क्यों रखें। और तीसरा, इसका डेटरेंस नहीं है। डिस्पाइट कि मर्डर के लिए फांसी की सजा है, तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम कमिट होता है वो मर्डर है। बिल्कुल। तो मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ मर्डर की उसमें। तो जब भी फांसी हुई है तो मेरे को इंटरनल जैसे डिस्टर्बेंस होती है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है मुझे हमेशा हुई है। तो जो आपने अफजल गुरु की बात कही है, मैंने टोटल 8 फांसियाँ देखी हैं अपने करियर में 81 से लेकर 2016 तक, 35 साल के उसमें 8 फांसियाँ हुई हैं। और फांसी जो है रेयरेस्ट इन रेयर केस में होती है। आप देखेंगे अगर नीचे की कोर्ट जो है अगर 10 केसों में फांसी देती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते जो है एक फांसी रह जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी लिबरल है डेथ सेंटेंस को लाइफ में कन्वर्ट करने में, रेयरेस्ट इन रेयर केस जैसे मैंने बताया। तो 8 फांसियाँ जो देखी, सबसे पहले मैंने जो फांसी देखी थी वो देखी थी रंगाबिल्ला की। उसके बाद मैंने देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट, वो कश्मीरी मिलिटेंट था जी। और तीसरी मैंने फांसी देखी करतार सिंह उजागर सिंह। आपको हैरानी होगी करतार सिंह उजागर सिंह के बारे में जब बताऊंगा, बहुत पुराना केस है, 70 आई थिंक अर्ली 70s का केस है जी। इसे बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो उनके ऊपर चार्ज लगा था कि उन्होंने अपनी वाइफ को जो है मरवाया थ्रू हायर असैसिन करतार सिंह एंड उजागर सिंह। और उन्होंने क्यों मरवाया था, क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था अपनी सेक्रेटरी के साथ, चंद्रेश शर्मा। तो वो जेल में थे। अब देखें, उनको तो लाइफ सेंटेंस हुई, और जिसने मरवाया उसको तो लाइफ सेंटेंस हुई, जिसने मारा उसको फांसी की सजा मिल गई। और उस टाइम पे लाइफ सेंटेंस जो होती थी, मैं आपको 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे लाइफ सेंटेंस का मतलब ये होता था कि आपको 14 ईयर विद रेमिशन काटने हैं। 14 ईयर विद रेमिशन का मतलब ये है कि 1/3 कैद तक तो जो है आपको रेमिशन मिल जाती है। जेल में रेमिशन बड़ी पॉपुलर होती है। अगर आपका कंडक्ट अच्छा होता है, आप अगर जेल में काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बड़ी लिबरल रेमिशन मिलती है। सुप्रीम जेल के पास पावर होती है, DIG के पास, IG के पास, गवर्नमेंट के पास। तो जनरली क्या होता था कि जो कैदी होते थे उनको 8 या 9 साल जेल में काटने पड़ते थे। 4-5 साल की उनकी रेमिशन हो जाती थी, वो छूट जाते थे। तो ऐसे ही मेरे ख्याल 10-12-11 साल इन्होंने काटे होंगे डॉक्टर जैन ने, और वो तो छूट गए। जो ये हायर्ड असैसिन थे, इनको उस टाइम पे 500 रुपए के ऊपर उन्होंने हायर किया था। 500 रुपए दोनों भाई थे, करतार सिंह उजागर सिंह। तो इनको जो है फांसी हो गई। तो आप देखें कितना, मतलब अगर इनका भी अच्छा वकील होता तो इनको शायद फांसी ना होती। तो इसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह के बाद मैंने देखी फांसी जो इंदिरा गांधी के असैसिन थे, सतवंत सिंह और केहर सिंह, उनकी फांसी देखी। और लास्ट फांसी मैंने देखी अफजल गुरु की। दैट वाज, आई थिंक इट वाज 2012। अच्छा, इसी चीज़ में एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा कि अफजल गुरु जो है उसने मरते मरते एक गाना भी गाया था। हाँ, वो क्या हिंदी गाना था? सब मैं बताऊंगा आपको, सब एक बार गाकर बता दीजिए। पक्का बताऊंगा जी। तो जनरली मैंने देखा है कि फांसी के टाइम पे हर एक आदमी बहुत टेंस होता है। अच्छा, जैसे रंगाबिल्ला का मैं आखिरी टाइम बता रहा हूँ आपको मैं, तो रंगाबिल्ला जो है एक दूसरे को वो जो है कोस रहे थे। वो कह रहा था मैंने रंगा की वजह से मर्डर किया,
और बिल्ला कह रहा था मैंने रंगा की वजह से मर्डर किया, रंगा कह रहा था मैंने बिल्ला की वजह से मर्डर किया। तो दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे। और वैसे जो रंगा था वो हमेशा खुश रहता था, वो बड़ा एक डायलॉग बोलता था, रंगा खुश। उस टाइम पे किसी पिक्चर का एक डायलॉग भी था, ये रंगा खुश। तो सब टेंस होते हैं जब उनको होती है। तो फिर अफजल गुरु के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जब अफजल गुरु की फांसी थी, तो क्योंकि मुझे पता था इसका नेशनल रिपरकशन है, इनफैक्ट इंटरनेशनल रिपरकशन है, तो मैं एक दिन पहले ही जो है वहाँ पे जेल नंबर 3 में जहाँ फांसी घर है वहाँ चला गया था। सुप्रिटेंडेंट जेल और बाकी स्टाफ भी जो हम सब इकट्ठे थे। तो उसको अफजल गुरु को एक अंदेशा हो गया था कि शायद मेरे साथ कुछ होने जा रहा है। नहीं, सुनील गुप्ता जी वैसे नज़र नहीं आते, तो ये आज नज़र आ रहे हैं। तो जनरली क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में बैठता था, तो हेडक्वार्टर का स्टाफ जनरली ऐसे जब सेंसिटिव चीज़ होती थी तभी आता था। तो हमने उसकी सेल वगैरह चेंज करवाई, उसको अकेला सेल में किया। उसको पूरा अंदेशा हो गया कि उसको लटकाने जा रहे हैं, जबकि हमने अफवाह और कुछ उड़ाई हुई थी कि किसी और को लटका रहे हैं, ताकि क्योंकि जब एक आदमी को पता लगता है कि उसको लटकाने जा रहे हैं तो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है या दूसरे के ऊपर अटैक कर सकता है। सिक्योरिटी रीजन में कुछ भी वो हो सकता है, तो हमें उसको अकेला रखना पड़ता है सेल में। तो इनको जब सेल में वो अकेला रखा, तो ये तब इनको अंदेशा हो गया कि कुछ इनके साथ होने जा रहा है। तो अगले दिन सुबह, जैसे वो हमारा रूल्स कहते हैं, सुबह 6 बजे करीब हम वहाँ पहुँचे और हमने उनको सुब्रन जेल ने बताया कि आज आपको जो है, जो आपको फांसी की सज़ा हुई थी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, आपके लिए ब्लैक वारंट इशू हो गया है और आपको लटकाने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं मुझे पता था, मैंने जब सुनील गुप्ता जी को देखा तो मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो मैं समझ गया था कि मेरे को फांसी में होने जा रही है। तो उसके बाद पहले चाय हमने इकट्ठे पी। जनरली ये एक रूटीन है, चाय वगैरह जो है आप ब्रेकफास्ट जैसे सर्व करते हैं, तो हमने इकट्ठे चाय पी। तो उसके बाद फिर वो अजीब सा उसका केस था। वो मतलब वो हंस हंस के बात कर रहा था आपसे, और जैसे कोई शहीद होने जा रहा होता है ना, तो जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो खूब हंस हंस के रिलैक्स वे में बात कर रहा था। तो फिर कहने लगा कि मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, आप लोग तो मुझे टेररिस्ट समझते हो, पर मैं टेररिस्ट हूँ नहीं। अच्छा। अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को MBBS ना करवाता। तो मैंने कहा खैर हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, जब कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया तो हम कोई उसमें नहीं होता। कहते मुझे भी पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं बड़ा पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ। मैं एक NGO है PUCL, उसका मैं बड़ा एक्टिव मेंबर था। मैंने कई सारी कॉन्फ्रेंस करवाई हैं जिसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते थे। जस्टिस तारकुंडे उसके जो है चेयरमैन होते थे कि जस्टिस तारकुंडे। अच्छा। तो कहते मैं पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ, तो पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता नहीं कि अपने में बोझ लेके मैं जो है मरूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि आपने अपने घर वालों को कोई मैसेज देना है, और मैंने कहा ये भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद, आपकी फांसी के बाद जो है जम्मू कश्मीर में कोई राइट्स वगैरह हों, तो आप उनके लिए पीस का मैसेज देंगे। कहते बिल्कुल मैं दूंगा। उसने एक पीस का मैसेज लिखा सबके लिए, अपनी वाइफ के नाम पे लिखा कि मैं जा रहा हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, और थोड़ी बहुत बातें उसने उसको लिखी कि ठीक तरीके से सब चलाना और किसी से कोई वैर भाव मत रखना। तो ये उसने लिख दिया, तो वो हमने लेके रख लिया। वो हमने फिर कोई भी मैसेज ऐसा होता है तो हम उसको जो है फ़ौरन पोस्ट कर देते हैं, जिसको जो एड्रेस ही होता है जी। उसके बाद वो कहने लगा कि मैं ना आप लोगों के साथ एक गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि एक बंदा जो कि कुछ एक देर में ही जो है लटकने जा रहा है, और वो कह रहा है आपको मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। तो उसने गाना सुनाया, एक बादल मूवी थी बॉलीवुड की। अच्छा। संजीव कुमार ने इस गाने को गाया हुआ है। उस गाने का सार ये है, अभी मैं बताता हूँ उसने कैसे गाया था। उसका सार ये है कि आप अपने लिए मत जियो, अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो वो बेकार है जीना, आप अगर जियो तो दूसरों के लिए जियो। तो गाना ये था, उसके बोल ये थे,
अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए। और उसने पूरा गाना गाया और हम भी जब सुन रहे थे उसका तो हम भी साथ गाना गा रहे थे उसके। तो उसके बाद उसने जब जा रहा था, क्योंकि आपने अफजल गुरु का पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा है, तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी आंखों में ना कंपैशन नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फांसी के मुझे पता है कि मुझे दर्द तो होगा ही जब फांसी पे लटकाओगे, तो मैं क्या आपकी आंखों में देख सकता हूँ जब मेरे को फांसी के तख्ते पे ले जाओगे तो मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। तो मैंने कहा मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, अगर कोई मेरी आंखों में देखना चाहता है, अगर शांति मिल रही है उसको। तो वो जब गया वहाँ फांसी के फंदे पे तो मेरी आंखों में देखता हुआ गया। तो उसके बाद जब आप फांसी देते हैं तब तो गले मुंह के ऊपर जो एक ब्लैक थैला होता है वो डाल देते हैं, ताकि वो, क्योंकि जब आदमी को फांसी होती है तो आँखें बाहर आ जाती हैं, जीभ, और बड़ा डरावना सा फेस हो जाता है। तो उसके मुंह पे ब्लैक वो किया, थैला डाला और उसके बाद उनको लटकाया। तो उसके बाद बॉडी को गवर्नमेंट का वो था, इंस्ट्रक्शन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि किसी बंदे की भी बॉडी उसके घर वालों को देनी है या आपने जेल वालों ने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि इनकी बॉडी को जो है जेल में ही दफनाना है। तो उनकी बॉडी को फिर जेल में दफनाया करके फिर मैं घर पे गया। तो घर पे गया तो फिर मैंने वो गाना सुना। एक तो मूड तो ख़राब था ही, तो गाना सुना तो गाना एक आज़ादी के ऊपर था। अच्छा। जो आज़ादी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है हमारी जो जंग थी, आज़ादी की जंग थी, उसमें संजीव कुमार ने ये गाना गाया था और उसमें जाके कुछ कैदीस वगैरह को जो है, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको वो रिलीज़ करवाता है उन कैद से। तो वो देखा, मैंने कई बार देखा उसको, पर मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी फांसी मैंने देखी है तो उसके बाद मैं इमोशनल हुआ, क्योंकि एक तो मेरे टेस्ट के खिलाफ है किसी को फांसी देखना, और दूसरा काफ़ी मैं डिसमूड सा था उसके बाद। तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा था। नेचुरली सबसे बड़ी सपोर्ट आपको फैमिली के साथ होती है, तो फैमिली थी। तो मैंने वो गाना देख फिर अपनी फैमिली को बताया। अच्छा, मेरी फैमिली तो पहले ही वो इमोशनल हो गई एकदम जब मैंने उनको बताया। फिर हम तीनों हम अपनी फैमिली के बंदे थे, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मैं, तीनों हम काफ़ी क्राई हमारे उससे ऑटोमेटिकली निकलता जा रहा था। सर, आपने इतनी खूबसूरती के साथ गाना भी गाया और जो अफजल गुरु है उसके आखिरी लम्हों को बताया। इसी तरीके से रमन राघव जो मूवी बनी थी रंगा बिल्ला, रमन राघव को लेकर के, तो फिर रंगा बिल्ला का केस क्या था और उनके फाइनल मोमेंट्स में आप उनके साथ थे। तो जब एक कैदी और जेलर के बीच, जाहिर सी बात है, जब आप साथ रहते हो तो इंसान से इंसान का कनेक्शन बन ही जाता है। तो जब वो फाइनल मोमेंट्स पे जब उसे लेकर जा रहे थे तो आपको कैसा फील होता है एक जेलर के नाते आपको, तो वो ज़रा बताइए। देखिए क्या होता है, जब भी किसी को फांसी देते हैं तो आप लगाएं कि उससे पहले जो आपने उसके साथ टाइम बिताया होता है, किसी को फांसी एकदम तो मिल नहीं जाती, वो 5-7 साल 10 साल आपके साथ रहा होता है। बिल्कुल। अब जैसे रंगा बिल्ला की आप बात कर रहे हैं, तो रंगा बिल्ला हम सभी इकट्ठे हम बैडमिंटन खेलते थे। ज़्यादातर हमारे जेल में जो है बैडमिंटन बड़ा पॉपुलर है, इसके बाद वॉलीबॉल है, चेस है, खो खो है। तो प्रिजनर अभी भी ये है, एक रिफॉर्मेटिव थेरेपी है ये, कि प्रिजनर और स्टाफ वाले मिल के जो है खेलते हैं। तो क्योंकि आपको एक पेयरिंग करनी होती है, आपको 3-4 लोग चाहिए। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो आप सिंगल भी खेलते हैं, डबल भी खेलते हैं। तो डबल खेलते हैं तो आपको स्टाफ के और लोग चाहिए, तो आप दूसरे स्टाफ को क्या डिस्टर्ब करोगे, तो इसलिए आप प्रिजनर्स को जो अच्छा खेलना आता है उनको आप अपने अगेंस्ट खड़ा कर लेते हो। तो ये रिफॉर्मेटिव हुआ है। तो रंगा बिल्ला के साथ जो है हमारा एक तो ये था, हम खेलते थे इकट्ठे। उसके बाद जो है रंगा हमेशा खुश रहता था। वो बोस्ट करता था कि उन दिनों में कोई एक पिक्चर आई थी, नाम मुझे याद नहीं है, बॉलीवुड की पिक्चर थी। वो कहता था कि मैंने इसमें एक डायलॉग बोला था,
रंगा खुश। तो हम विश्वास करते थे, हम कहते चलो इसी पे उसने बोला था या नहीं बोला था मैं नहीं जानता। तो हमेशा वो अंदर यही कहता था रंगा खुश। कोई बात होती थी, खाना उसके लिए गया या वो, तो सबको वो एंटरटेन करता था ये कह के रंगा खुश। तो रंगा तो खुश रहता था। उसके बाद जो बिल्ला था वो हमेशा बड़े उसमें बदहाली के मूड में रहता था। हमेशा रोता रहता था, हमेशा ये कहता था कि रंगा ने मुझे फंसाया, जब हम नहीं चाहते, हमारी कोई मंशा नहीं थी, मेरी कोई मंशा नहीं थी मर्डर करने की, इसी ने मर्डर करने के लिए उस्काया। ये कहता चाहता था कि पूरे के पूरे एविडेंस ख़त्म कर दो। तो मेरे को तो सपने में आते हैं वो लोग जिनको मारा था, और मुझे तो मतलब बिल्कुल भी जो है ये मैं नहीं चाहता था मर्डर करना, पर इसने रंगा ने करवाया मुझे। तो वो रंगा को हमेशा कोसता रहता था। तो मुझे याद है कि जब इनको फांसी, इनकी 2 या 3 बार फांसी आप लगाएं कि एग्जीक्यूशनर भी आ गया था। अच्छा। और इनकी फांसी टल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वगैरह दे दिया था। उस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जिसको डेथ सेंटेंस हुई है उसको मिलने के लिए, अगर जर्नलिस्ट को मिलना चाहता है तो एज ए फ्रेंड वो उनको मिल सकता है। उन्होंने जर्नलिस्ट का राइट जताया था कि उसको जो है आप मिलने देंगे, अनलेस कि आपकी सिक्योरिटी खतरे में नहीं पड़ती, या प्रिजनर जो है वो इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अदरवाइज ये जर्नलिस्ट जो है उनका राइट है कि वो किसी भी प्रिजनर के साथ बात कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो डेथ सेंटेंस जिनको होती है। तो उसका फिर मैंने जैसे आपको बताया है कि उसकी कई सारे पत्रकार आए थे जिन्होंने उसकी इंटरव्यू वगैरह ली। तो उसके बाद जो है जब इनको फांसी दी गई तो जल्लाद आए थे, कालू और फकीरा जो है हमारे एक ट्रेडमार्क थे जेल में, जब भी कोई होती थी तो कालू और फकीरा आते थे। फकीरा आता था फरीदकोट जेल से और कालू आता था मेरठ जेल से। एग्जीक्यूशनर थे, एग्जीक्यूशन जल्लाद जिनको आप वर्ड कहते हैं ना, एग्जीक्यूशनर थे। इन जेल में मतलब नौकरी करते थे, तो एग्जीक्यूशन जो है करना भी इनको आता था, इसलिए इनको बुलाते थे। तो एग्जीक्यूशनर जो है ये 2-3 बार आए, इनका फांसी जब टली तो फिर वो वापस हुए। तो जब इनको फांसी दी गई, रंगा जो है बड़ा लीन पतला सा वो लगता था, बिल्ला थोड़ा सा हैवी था, मतलब रंगा से ज़्यादा उसका वो था। तो जब इनको फांसी दी गई तो हमारा लॉ ये कहता है कि आप 2 घंटे के बाद जो है, जब फांसी देने के 2 घंटे के बाद जो है आप देखेंगे कि प्रिजनर मरा है या नहीं मरा। उसके लिए डॉक्टर की ड्यूटी होती है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, जिसको रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हमारे यहाँ कहते हैं जेल में। तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको डेड डिक्लेयर करता है, और जो वो डेड डिक्लेयर करता है वो डिक्लेरेशन जो है हमें कोर्ट का जो ब्लैक वारंट आया होता है उसके साथ लगा के जज को बताना होता है कि आपने जो डायरेक्शन दी थी ब्लैक वारंट में इसको हैंग करने की, उसको हमने जो है हैंग कर दिया। तो इसको जब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने देखा तो उसने देखा बिल्ला का, तो उसने कहा ये मर चुका है। रंगा को जब देखा उसने कहते इसमें तो जान है। और 2 घंटे लटके रहने के बाद भी उसमें जान थी। पतला होने की वजह से दूसरा क्या होता है, कई बार आदमी सांस रोक लेता है। अच्छा। अगर सांस रोक लेता है तो ऊपर की सांस, मतलब आपने फांसी पे चढ़ा भी दिया तो आपकी किस तरीके से सांस का कनेक्शन जो है हार्ट के साथ हो जाता है। तो ये जिंदा था। अब ये बड़ा ही क्वेश्चन, पेक्यूलियर क्वेश्चन था कि व्हाट वी शुड डू नाउ। तो फिर मैं लीगल एडवाइस तो शुरू से ही देता था। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देख, कोर्ट ने हमें कहा है कि आपने इसको हैंग करना है टिल डेथ। जो ब्लैक वारंट होता है उसमें लिखा होता है हैंग टिल डेथ। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 6 घंटे अगर लटकाए रखो वो भी बड़ा तकड़ा टॉर्चर होगा। तो फिर क्यों ना हम इसकी जो है नीचे टांग जो लटक रही थी, एक जो फांसी का तख्ता होता है उसके नीचे जो है कमरा होता है जिसमें बॉडी लटकी होती है। तो वहाँ पे हमने किसी को भेजा, हमने कहा इसकी टांगे आप खींचो। टांग खींचने से जो है इसकी वो जो है जो इसमें अभी थोड़ी बहुत सांस है वो निकल जाएगी। अच्छा। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो।
तो उसकी टांग वगैरह खींची, हमारा एक सिपाही था वो टांग से लटक गया। अच्छा। तो वो फिर बाप रे। हाँ वो फिर जो है उसके बाद मतलब उसको उसे हैंग करने के बाद उसकी टांगे पकड़ के लटक गया। लटक गया। ओह माय तो गॉश। हाँ तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब इसकी जान निकल गई है। अच्छा। तो उसके बाद उनकी जो बॉडी जो है उनकी फैमिली को दे दी थी, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व नहीं था। तो ये बड़ा अपने में अलग सा एक्सपीरियंस था। और तब भी जो है जब हालांकि लोग नफरत करते थे, आप ये लगाएं जो निर्भया का केस था, निर्भया के केस से ज़्यादा जो खतरनाक केस था उसका था रंगा बिल्ला का, जिन्होंने जवान एक फोर्स के आदमी के बेटे और बेटी का, जवान बच्चे का जो मर्डर किया। और उनका दोष क्या था कि उन्होंने आपसे लिफ्ट मांगी थी कि आप हमें पार्लियामेंट हाउस में युवावाणी करके एक प्रोग्राम होता था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना था कि हमें आप पार्लियामेंट स्ट्रीट के था उसमें आकाशवाणी भवन पे आप छोड़ दो। तो ये जब देखा तो उस टाइम पे इतना रोष था। मुझे याद है कि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई थे। जब ये क्राइम कमिट हुआ था तो मोरारजी देसाई इनके घर गए थे। नहीं तो मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी विक्टिम के घर जाते हुए नहीं देखा। तो मोरारजी देसाई इनके घर गए थे और अपनी संवेदना वगैरह प्रकट की थी। मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये केस। तो इवन दो मतलब लोग उनसे हेट करते थे, पर मेरे लिए थी तो एक आत्मा। तो तब भी मेरे को वॉमिटिंग वगैरह हुई और काफ़ी वो एक जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मैं जेलर होता है अंग्रेज़ों के टाइम का या दूसरा कुछ जेलर होता तो शायद ये ना होता। पर एक क्योंकि दिल्ली से पढ़ा लिखा, दिल्ली से बड़ा हुआ, तो मुझ में वो काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिविटी थी। मुझे लगता था उस टाइम पे मैं ओवर सेंसिटिव था। पर मैं ओवर सेंसिटिव से सेंसिटिव तो हो गया तो पर फिर भी जो है लाइफ मेरी ऐसे ही चली है। सर इसी चीज़ से ना मुझे एक और सवाल याद आता है कि अब आपने जो कहा कि जिस तरीके से उसे फांसी हुई तो उसके बाद भी वो नहीं मरा। तो अगर कोई इंसान नहीं मरता है तो क्या उसे 2 बार फांसी होती है या फिर एक ही बार फांसी होती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है अगर वो बच जाता है उसके बावजूद भी? तो देखिए पहले जो है जो मैंने सुना हुआ इसका, पहले होता था उसको कि ही शुड बी हैंग्ड। ओके। तो ऐसी एक बार किसी एक प्रिजनर का हुआ था कि उसको हैंग किया पर वो मरा नहीं। तो उसने कहा जेल वालों के आगे उसने क्वेश्चन किया, क्या उन्होंने कोर्ट ने कहा है मुझे खाली हैंग करने के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए आप मुझे वापस करो। और उसने जेल वालों से अपने आप को वापस वो करवा लिया। ओके। उसको फांसी नहीं हुई। तो वो इस ग्राउंड पे था कि खाली हैंग लिखा था। अच्छा। उसके बाद इन्होंने इसका रूल चेंज किया और उस पर लिखा हैंग टिल डेथ। ओके। तो इसमें रंगा बिल्ला में भी जब ये हुआ कि हैंग टिल डेथ तो लिखा ही हुआ था, तो उसमें आप मतलब आपने 2 बार फांसी नहीं दी। फांसी तो वही जो थी लटका हुआ था एक बार दिया, बस आपने उसका एक्सपीडाइट कर दिया। वैसे अगर 6 घंटे 7 घंटे अगर वो लटकता रहता तब भी उसने मर जाना था, पर उसका जो है वो एक एक्सपीडाइट कर दिया उस डेथ के लिए उसको। सर हम जैसे जो आम इंसान हैं वो जेल के बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं कि आखिर जेल के अंदर माहौल कैसा होगा। हमारे जो ख्याल में जो है कई सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, डरावनी सी चीज़ आ जाती है। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के 35 साल वहाँ पर गुजारे, तो आखिर जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है? वहाँ पर क्या चीज़ें आम इंसान की लाइफ से अलग होती हैं? देखिए एक रेजिमेंटेड लाइफ जो है किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मतलब हर कोई चाहता है, जैसे हम बाहर हैं, हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम उठें, मर्ज़ी से खाना खाएं, मर्ज़ी से खेले कूदें या मर्ज़ी से काम पे जाएं। जेल में अगर आप चले गए तो आपकी लाइफ जो है एक टाइम बाउंड हो जाती है। कि आपको सवेरे 6 बजे उठना पड़ेगा, उठ के आपको फिर टॉयलेट जाना ही जाना है उस टाइम पे। अगर नहीं जाते तो जेल ऑफेंस है। फिर आपको नाश्ता मिलेगा, उस टाइम पे आपने नाश्ता खाना ही खाना है। आपने का नाश्ता वेस्ट किया या कोई भी फूड आपने वेस्ट किया तो वो भी जेल ऑफेंस है। उसके बाद आपका पढ़ने का टाइम है, आपने उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो एक लाइफ होती है, तो ये मुझे लगता नहीं कि कोई आदमी जीना चाहता है। इवन रिक्शा पुलर भी है, अगर वो जेल में आ जाए तो उसकी कोशिश यही होती है कि कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। तो जेल में एक टेंशन तो है ही, क्योंकि जो भी आता है जेल में
आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। जी। दिल्ली में अगर हम देखें, दिल्ली में आपकी जेलों की संख्या जो है इस टाइम पे 16 जेलें हैं। 16 जेलों में जो आपकी संख्या जो एकोमोडेट कर सक, जो है आपकी सैंक्शन कैपेसिटी है, वो है करीब करीब 10,000 लोग रखने की। उसके खिलाफ आपने 20,000 से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। जो दिल्ली की जेलें हैं पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। ओके। और कई जेलें तो ऐसी हैं दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया 16 जेलें हैं, कई जेलें हैं जिसमें कि 4-4 गुना जो है ओवर क्राउडिंग है। तो आप देखें, जब आप देखते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिजनर्स को भरा हुआ है बैरकों में, किस तरीके से मतलब वो कईयों को सोने की जगह नहीं मिलती। अच्छा। और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, हमारे जो सेवादार होते हैं वो गाली गलौज करते हैं। तो एक जीवन तो बहुत टेंशन का होता है जिसको कि कोई भी relish नहीं करेगा। तो इवन आपको मैं बताऊं, 35 साल मैंने जेल में काम किया है, तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकलता था मुझे लगता था मैं एक खुली हवा में आया हूँ, जेल से जैसे रिलीज हुए हैं। तो मैं उनकी जेल की जो प्रिजनर है उनकी साइकोलॉजी समझ सकता हूँ कि एक तो रेजिमेंटेड लाइफ कोई नहीं जीना चाहता, सब चाहते हैं अपनी मर्जी से वो करना। और दूसरा जो है हर कोई चाहता है कि वो किसी का हुक्म ना माने, जो भी काम कर रहा है खुलेआम काम करे। मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक एज ग्रुप होता है जिसको एडोलसेंट कहते हैं, 18 से 21 साल तक के। तो उसमें ज़्यादातर मतलब बच्चे जो होते हैं, इवन दो वोट देने की एज तो आ जाती है, पर 18 से 21 को हम एडोलसेंट, किशोर जिसको कहते हैं, वो मानते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एजुकेशन जो उनके लिए कंपलसरी कर दी। कंपलसरी कैसे की, जो बच्चे जेल में आते थे अगर वो बिल्कुल ही अनपढ़ था तो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग थी, तो उनको पहली में, दूसरी में, 5वीं में बिठा दिया। 5वीं तक वो जो है वो 12वीं तक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, तो उसको हम 4th-5वीं क्लास में बिठा देते थे। उसको इम्तिहान देना पड़ता था जेल के अंदर। तो पढ़ना हमने कंपलसरी कर दिया था जेल में। हाँ, जब हमने ये किया, कंपलसरी किया, तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक सामने आई कि जो उस उम्र के जो लोग थे उनमें क्राइम परसेंटेज में 2 या 3% कमी आ गई थी दिल्ली में। क्योंकि कोई भी एक तो जेल में जाना और फिर जेल में जाके पढ़ना पड़ेगा कोई भी नहीं चाहता था जेल में जाके पढ़े और उसके बाद अब एग्ज़ाम पास करें, क्योंकि अगर बाहर नहीं पढ़े वो तो जेल के अंदर आके पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो अभी भी सोचता हूँ ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन था। सरकार को जो है इनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए और इसका रिजल्ट निकलेगा कि जो खासकर जो 18 से 21 साल की जो किशोर है, इनमें जो क्राइम है वो रेट में कमी आएगी। सर, अब अगले सवाल की ओर जाते हैं। जब कोई कैदी रिहा होकर बाहर आता है तो आखिर उसके माइंड में क्या होता है, क्या चीज़ें होती है कि वो अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करना चाहता है? और कोई ऐसा इनकाउंटर कभी हुआ आपका कि कोई अंदर का कैदी आपको बाहर मिला हो, किसी प्रोग्राम में, किसी ऐसे फंक्शन में आपको मिल गया हो, और उसका रिएक्शन फिर कैसा होता है आपके साथ? वो आपको हाय हेलो करता है या फिर चुपके से निकल जाता है बाहर से? ये आपके 2-3 क्वेश्चन है, आपका जवाब देता हूँ जी। देखिए, मुझे याद आता है जब हम स्कूल में होते थे तो स्कूल से जैसे छुट्टी होती थी हो करते हुए जो है नाचते हुए बाहर निकलते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही प्रिजनर्स का होता है। अच्छा। जैसे ही जेल का गेट ये पार करते हैं तो ये बड़ी खुश भागते, मैं कहता हूँ यार क्यों भाग रहे हो, आराम से जाओ, क्योंकि पीआरओ का जो गेट होता है, तो पीआरओ का गेट करीब करीब 300-400 मीटर दूर है वहाँ हर एक जेल से, तो भागते हुए जाएंगे। तो फिर हमने आगे स्टाफ की ड्यूटी लगाई कि भागते हुए ना जाएं, आराम से जाएं, ताकि बाहर वालों को ये एक इम्प्रेशन ये ना हो कि जेल में भी शरारतें करते थे, अभी भी शरारतें करते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो हमने उसको थोड़ा डिसिप्लिन किया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पर्टिनेंट है कि जनरली जो लोग जेल में आते हैं, जेल में 10% के करीब अगर एक्चुअल आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो 10% होते हैं प्रिजनर जो कि हैबिचुअल होते हैं, हम नहीं सुधरेंगे,
हम नहीं सुधरेंगे, वो होते हैं। 90% ये होते हैं कि अगर आप जेल के गेट खोल भी दोगे तो वो नहीं भागेंगे। ऐसा क्यों? नहीं, वो कहते हैं कि हम अपनी पूरी बेल करवा के तब जाएंगे, शांति से जाएंगे। हम क्यों अशांति में जाएं, पुलिस हमारे पीछे पड़ी रहे, हमारे घर वालों के पीछे पड़ी रहे, हम ऐसे क्यों करें? तो अब मैं इसमें आपको 2 किस्से सुनाऊंगा। जब प्रिजनर बाहर, जनरली जो प्रिजनर होता है जब बाहर हमें मिलता है, अनलेस कि आपने उससे पर्सनल रेपो बनाया हुआ था जो कि लीगली प्रोहिबिटेड है, तो जनरली हमें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, दिल्ली में जब मैं अपने पुराने टाइम की बात बताऊं, करीब करीब 1 लाख लोग जो है हर साल जेल में आते थे और 1 लाख लोग निकलते हैं। तो 2 लाख की जहाँ टर्नओवर हो हर साल की, और मैंने 35 साल काम किया है, तो मतलब करीब करीब 70 लाख लोग मेरे आगे पीछे जो है निकले होंगे, आए होंगे, गए होंगे। 70 लाख में आप लगा लें 40 लाख तो जरूर दिल्ली के होंगे, बाकी 30 लाख आप लगा लें दिल्ली से बाहर क्यों, क्योंकि करीब करीब 25-30% पॉपुलेशन दिल्ली में जो है बाहर की होती है, बिहार की, यूपी की और जगह की। तो जो दिल्ली के लोग होते हैं वो जनरली अगर आपको देख भी लेंगे तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो बातचीत करते हैं, तो खासकर सुनील गुप्ता है जो टीवी वगैरह पे आता रहता है या वो है, तो पूछेंगे तेरे को कैसे जानता है तो उनको बताना पड़ेगा कि हमने भी जो है जेल यात्रा की थी। तो वो जो कि नहीं बताना चाहते। जनरली जब बंदे जेल में आते हैं तो अपने घर, वो अपने रिश्तेदारों को ये बता के आते हैं कि हम सिंगापुर के ट्रिप पे गए हैं या फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, तो जनरली उनका ये होता है। तो वो नहीं पहचानते। तो एक बार ऐसा हुआ, जब अभी जेल पे मैं गया था, तो एक प्रिजनर था, हैबिचुअल प्रिजनर था, कन्विक्ट था। तो हम रानी बाग में रहते थे। तो रानी बाग में रहते थे, तो वो जो प्रिजनर था वो जेल में नंबरदार रहा था। तो मैं जैसे ही मैं सब्जी मार्केट गया था, सब्जी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तो उसने मुझे जैसे ही देखा तो एकदम हट जाओ हट जाओ। जेल में हम जब चलते हैं ना, जेल में जब हम जाते हैं तो जो हमारे नंबरदार सेवादार होते हैं, ये लोग सबको हटाना शुरू कर देते हैं। रास्ता दो, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, डिप्टी साहब आ रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं मार्केट में गया तो उसने सबको हटाना शुरू कर दिया कि साहब आ रहे, साहब आ रहे, साहब आ रहे। लोग देख रहे ये क्या 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 चीज़ हो रही है। एक बंदा था, उसने उसका साहब होंगे, अपने होंगे, अच्छा, उसने ऐसे बोला, हाँ। तो अब तू हमें क्यों धक्का मार रहा है? उस बंदे ने चाकू निकाल लिया मारने के लिए। तो मैंने कहा भैया आगे से जो है मैं सब्जी मार्केट ही नहीं आऊँगा अगर ऐसे लोग मुझे मिलने हैं। तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो जेल के हैबिचुअल होते हैं, जिनका काम ही है जेल में आना और जाना, तो वो लोग आप कह लो कि बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको और बात बताऊं इसमें कि जब भी कोई हैबिचुअल प्रिजनर जो है जी, वो जेल में अगर किसी को मिलने आता है, क्योंकि उसकी अगर कोई बंदा जेल में आता है तो लोग हैबिचुअल प्रिजनर के पास जाते हैं, यार जेल में कोई तंग तो नहीं करते, तो एक बार जाके तू मिला जाके, या स्टाफ वालों को तू जानता है, क्योंकि हैबिचुअल जिसने आना जाना है वो स्टाफ वालों को भी जानता है, तो तू स्टाफ के लोगों को जानता है, जाके उनको कह देना कि इसका ध्यान रखें। तो जब हैबिचुअल प्रिजनर जब भी आते हैं जेल में, वो जैसे हम लोग अपने गांव जाएं तो अपने जाके सबको छोटे बड़ों के पैरों को हाथ लगाएंगे, और छोटे होते हैं तो उनको पैसे देते हैं। तो ऐसे ही हैबिचुअल जब जेल पे आते हैं, वो आके जो स्टाफ वाले होते हैं, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 500 रुपये ऐसे देते हैं। तो इसलिए कई जो हैबिचुअल होते हैं जो ये एफर्ट नहीं कर पाते, वो बेचारे जेल पे आना जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जब जाएंगे तो हमें बहुत पैसे देने पड़ेंगे। स्टिंग किया था, उसमें दिखाया था कि बहुत सारे स्टाफ वालों को जो है, जो एक बंदा प्रिजनर बन, एक रिपोर्टर था, वो प्रिजनर बन के आया, हैबिचुअल प्रिजनर बन के आया, तो उसने सबको जो है, इवन डॉक्टर जो जेल का था उसको उसने पैसे दिए, उसने ले लिए। अच्छा। तो ये एक रिवाज है ये। तो इसमें जब भी वो मतलब जेल उसमें जब आते हैं तो उनको पता है कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो आके तो खुश होते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई आके खुश होता होगा जेल पे।
अच्छा सर, कुछ जेल में ऐसे भी कैदी होते हैं जो बड़े हीनियस क्राइम्स के लिए बंद होते हैं अंदर, तो उनको काफ़ी लंबी सज़ा जो है वो काटनी होती है। तो ऐसे में जिस इंसान को काफ़ी लंबी सज़ा काटनी है, मान लीजिए उम्र कैद काटनी है, तो उसके दिमाग में क्या सोच होती है, लाइफ को लेकर उसका नज़रिया कैसा होता है? आपने तो इतने सारे कैदियों को देखा है जो लंबी सज़ाएँ काटी हैं उन्होंने, तो आखिर उनके नज़रिए में क्या डिफरेंस होता है जो आम कैदी होते हैं, वो ज़रा बता दीजिए, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखें कि ये जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं, मुझे इसमें कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि अगर लाइफ कन्विक्ट जेल वालों की मदद ना करें तो जेल चलाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जेल में सारी हेल्प जो है ये लाइफ कन्विक्ट करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है वो सारी ये लाइफ कन्विक्ट करते हैं। और दो तरह के हो गए कि एक तो लाइफ कन्विक्ट हो गए जिसने मर्डर के केस में किया, वो मैंने आपको बताया काफ़ी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। दूसरे हैं रेप कम वो है, तो वो ऐसी रिस्पेक्टेबिलिटी कमांड नहीं करते जो कि एक मर्डर वाला करता है। तो मर्डर वाले होते हैं, जितने जेल के काम होते हैं सभी में उनकी हेल्प होती है। जैसे खाना बनाना है, जेल में जो कैदियों के लिए खाना बनता है, खाना कोई बाहर के पेड पकवे नहीं होते। ओके। खाना जो है वो कैदी ही बनाते हैं, जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई होती है वो खाना बनाते हैं। तो उनसे जो काम लेना होता है वो यही लाइफर लेते हैं। प्रिजनर्स की इंटरव्यू करवानी है या प्रिजनर्स की जो सिक्योरिटी होती है बाहर उसमें सारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले बहुत हेल्प करते हैं। आप देखें क्या हुआ कि जैसे सपोज दो ग्रुप में झगड़ा हो गया जेल के अंदर बड़ी बड़ी बैरकें होती हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप के प्रिजनर्स होते हैं। कई बार दो अपोजिट गैंग के भी एक ही बैरक में आ जाते हैं। तो अगर उनका आपस में झगड़ा होता है तो उनका जो झगड़ा होगा उसमें अगर जो हमारा गार्ड वहाँ खड़ा है अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसमें वो होता है कि वो एक हूटर बजाते हैं जिसमें कि सभी लोग जो है उसको वहाँ पे जिस कंडीशन में घर पे जेल वाला है उसको एकदम जेल की तरफ दौड़ना होता है। पर जब भी हूटर हुआ है, अलार्म बजा है, तो हमारे जाने से पहले ही सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में होती है। अच्छा। क्योंकि जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं जो दूसरी बैरक्स में होते हैं तो वो आके संभाल लेते हैं। और लाइफ कन्विक्ट हमेशा अपने आप को बड़ी हिरार्की, जो जेल की प्रिजनर्स की हिरार्की होती है उसमें बड़ा ऊपर समझते हैं अपने आप को। वो कहते हैं हमने कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मारी, हमने इंसान मारा है। चोर होते हैं वो डर डर के रहते हैं, डकैत होते हैं वो थोड़े से दिलेर होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं बड़े डिप्रेस उसमें होते हैं। क्योंकि उनको कोई भी प्रिजनर अच्छा नहीं समझता, क्योंकि सबकी जो है अपनी बहन बेटियां होती हैं, उनको कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो उसमें कई बार जो है इनको मार भी पड़ती है और इनको जो है बड़े बुरे तरीके नाम से जो है बुरे व्यवहार के साथ जो है इनको बुलाया जाता है। अच्छा, रेपिस्ट के साथ जेल में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, क्या ऐसी भी कुछ खबरें होती हैं? नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं होता। बाकी ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब दूसरे प्रिजनर आपसे हेट करते हैं तो आपको गाली गलौज करके बोलेंगे। और दूसरा हो सकता है कि अगर आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो आपकी पिटाई भी लग सकती है। ओके। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों के बाद एक इंसान, जाहिर सी बात है कि जब जेल के अंदर रहता है तो उसका बाहर आने के बाद सुधरना जो है, ऐसा हो सकता है कि वो सुधर जाए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो इंसान जो है अंदर काफ़ी संगीन आरोपों के लिए जो है वो अंदर गया हो, अपराध उसके सिद्ध भी हो गए हों और अंदर गया हो, और फिर उसके बाद जब बाहर निकला तो एक अच्छा इंसान बन गया, सुधर गया बेसिकली? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 90% जो हमारे प्रिजनर होते हैं अगर आप जेल के गेट खोल भी दोगे अच्छा, वो भागेंगे नहीं। खाली 10% होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं। तो देखें, लोग कहते हैं कि रिफॉर्म्स नहीं होता, ये नहीं, बिल्कुल गलत सोचना है। जो प्रिजनर होते हैं वो भी हमारी तरह ही होते हैं। अब किसी की बहन के ऊपर किसी बदमाश ने अटैक किया तो उसने अपनी बहन को बचाने के लिए थोड़ा फोर्स इस्तेमाल कर लिया और बंदा मर गया, तो उसको आप क्रिमिनल तो नहीं कह सकते। ऐसे कई ऐसे उदाहरण होते हैं, किसी घर पे कोई प्रिजनर जो अटैक करने के लिए गया, उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में जो है उसको रिपेल करने के लिए अटैक को, उसके ऊपर वो काउंटर अटैक किया, उसमें वो मर गया। तो अगर वो आप लें एस्टिमेट लें तो करीब करीब 90% प्रिजनर ऐसे होते हैं जिनको आप रिफॉर्म कर सकते हो। ओके। जैसे आप है और हम हैं,
हम जब मेडिटेशन करते हैं, जी। मेडिटेशन करते हैं, हमें ना कई चीज़ें रियलाइज होती हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप ये बॉडी तो खाली आपका किराए का घर है, आप एक आत्मा हो, फिर हम कहते हैं कि आप जो कर्म करोगे उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा प्ले करती हैं रिफॉर्मेशन। देखिए रिफॉर्मेशन किसको कहते हैं कि आप किसी का माइंडसेट चेंज कर रहे हो। तो जो रिफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स जेल में अवेलेबल होते हैं। जैसे सबको काम सिखाना, ये बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन है। जब आपने किसी को काम सिखा दिया तो आपका ये होता है कि वो जब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि वो मेहनत करके कमा सकता है, वो शायद क्राइम नहीं करेगा, बिल्कुल शॉर्टकट जो है अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे ही जब आपने काम सिखा दिया, पहला टूल तो काम का हो गया। इसलिए हर एक सेंट्रल जेल में फैक्ट्री होती है, जेल फैक्ट्री होती है जिसमें काम सिखाते हैं। उसके अलावा हम एनजीओज़ की भी हेल्प लेते हैं। ओके। कोई भी है, जैसे कई सारे टीवी हाउस भी थे जो उस टाइम पे आते थे, और मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो आते थे जेल में और जेल में आके रिफॉर्मेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। फौजी अफसर होते थे, वो रिफॉर्मेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। तो वो इसमें अपना काम लेके आते थे, वो काम आके उनसे करवाते थे। आउटसोर्स जैसे होता है, वो प्रिजनर से काम करवाना, फिर उनको पूरे वेजेस वगैरह जो है देते थे। पहला टूल तो हो गया ये, आप कॉन्फिडेंस उसमें। दूसरा होता है कि अगर कोई गर्म दिमाग का आदमी है तो उसको रिफॉर्म होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बात बात में गर्मी खाता है। तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा टूल है। मेडिटेशन से मैंने हजारों प्रिजनर्स को देखा है जो कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया, उनको लाइफ के बारे में पता लग गया कि लाइफ क्या है, तो उनका माइंडसेट चेंज हो गया। और वो, आपने तो सुना होगा महर्षि वाल्मीकि का, कि कैसे वो डकैत से जो है वो साधु बने। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने देखे हैं जो कि बड़े बड़े हीनियस क्राइम करके गए थे, तो जेल से जब बाहर निकले वो एक साधु बन के निकले। तीसरा होता है कि हम इनकी प्रिजनर्स की एनर्जी को जो है खेल कूद में या पॉजिटिव काम में लगवाते हैं। ओके। क्योंकि जब आपके पास आप सारा दिन खेल कूद करते रहोगे तो आपके पास शाम को एनर्जी नहीं होगी कि आप कुछ गलत सोच सको। तो आप कहते खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, दिमाग को हम खाली रहने नहीं देते। तो ये 3 मेन टूल हैं जिससे कि हम एक आदमी को रिफॉर्म करते हैं। तो 90% प्रिजनर के ऊपर जो है, इवन मैंने बड़े बड़े टेररिस्ट देखे हैं, कश्मीरी टेररिस्ट देखे हैं, दूसरे देखे हैं, जेल में जब उन्होंने मेडिटेशन का कोर्स किया है तो आके वो बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हो। ओके। तो आप देखें, जितनी भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी मेडिटेशन है जो आप और हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं नाम कुछ लेना चाहूँगा, विपासना मेडिटेशन है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, राजयोग है, सहज योग है, ऐसे पिरामिड मेडिटेशन है। मतलब ये लोग बाहर से आते हैं, अपना टाइम व्यतीत करते हैं और प्रिजनर के सुधार कार्यक्रमों में वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं। तो मैंने, आप असंख्य कह लें, असंख्य लोग देखे हैं कि जब जेल से छूट के जाते हैं तो वो सुधर के जाते हैं। और क्योंकि देखो, पिंजरे की लाइफ कोई भी नहीं जीना चाहता, जाहिर सी बात। चाहे सोने का क्यों पिंजरा क्यों ना बनाओ, पिंजरे की लाइफ कोई नहीं जीना चाहता। तो मैंने देखा है, असंख्य लोगों को देखा है, जब गए हैं वो वापस नहीं आते। और एक जो सिटी होती है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपके जेल का माहौल कैसा है। अगर जेल में आपके मेडिटेशन के या ये वाले रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम नहीं है, तो उस सिटी में जो हैबिचुअल प्रिजनर, जो रिपीटर प्रिजनर होते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होगा। अगर जेलें ठीक काम कर रही हैं, उसमें रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपके वहाँ पे जो रिपीटर प्रिजनर का रेट होगा कम होगा। सर, आपने इतने सारी कैदियों से इंटरेक्शन की है, सारी चीज़ें, आप जब जेल के अंदर थे तो आपने कैदियों से, जाहिर सी बात है आप जेलर थे तो बातचीत भी की होगी। तो जेल प्रशासन से जो कैदी हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांग करते हैं? देखिए क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ 2 क्लासेस थी प्रिजनर्स की, एक थी बी क्लास और एक थी सी क्लास। बल्कि उससे पहले जो है ए क्लास भी होती थी। ए क्लास जो एमएलए एमपीज़ को मिलती थी, बी क्लास जो ग्रेजुएट और इनकम टैक्स पे ही होते थे उनको मिलती थी, और सी क्लास जिसको आम भाषा में कैटल क्लास कहते हैं वो होती थी, जो ग्रेजुएट और इनकम टैक्स पे ही नहीं होते थे। तो
बी क्लास के जो प्रिजनर होते थे वो अपने आप को प्रिजनर समझते नहीं थे। वो चाहते थे जैसे आप गए हैं तो आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, जेल ऑफिसर से हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अपने अलग ही उसमें रहते थे, हम तो बी क्लास प्रिजनर है। तो ऐसे ही एक प्रिजनर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जस्टिस कृष्णा अय्यर के सामने। उसने कहा कि मैं बी क्लास प्रिजनर हूँ। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसको, मतलब जस्टिस कृष्णा अय्यर बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं अपने टाइम पे। उन्होंने काफ़ी सारी जो प्रिजन रिफॉर्म्स जो हुआ है, जो प्रिजन रिफॉर्म्स की कंसेप्ट आई है, जस्टिस कृष्णा अय्यर से ही आई है, उनकी जजमेंट से आई है। तो जब प्रिजनर ने कहा मैं बी क्लास प्रिजनर हूँ, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा ये मुझे समझ नहीं आता कि जो बंदा एक समझदार है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको पता है कि अगर मैं मर्डर करूँगा या डकैती डालूंगा तो मुझे लाइफ टर्म हो सकती है, उसको तो आप बी क्लास दे रहे हो। जो एक अनजान आदमी है, जैसे गलती से किसी से क्राइम हो गया, कोई रिक्शा पुलर है, किसी ने उसको पैसे नहीं दिए रिक्शा में बैठ के, तो उसने उससे झगड़ा हो गया और वो मर गया, उसको आप सी क्लास में डाल देते हो। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि अपनी ओपिनियन दिया कि बी क्लास और सी क्लास का जो सिस्टम है ये होने नहीं चाहिए, और इनफैक्ट जो पढ़ा लिखा प्रिजनर है और वो क्राइम कर रहा है, पढ़ा लिखा बंदा है और जो क्राइम कर रहा है, तो उसको उल्टा ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए बानिस्बत की जो अनजाने में क्राइम कर रहा है, जो अनपढ़ है। तो उसके बाद फिर हमने जब ये वाली जब जजमेंट आई तो मैंने फिर मूव किया कि हमें इस सिस्टम को एबॉलिश करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थी, उनकी उसमें कमेटी में उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। तो उस कमेटी ने बिल्कुल जो हम बात कह रहे थे, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कही थी कि ये जो क्लासिफिकेशन है नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली जो है पहली स्टेट थी जिसने जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन था उसको रद्द करके एक ही क्लासिफिकेशन किया और कहा कि प्रिजनर्स को जो उसकी जो क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि आप उनकी जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते थे, जैसे जो बी क्लास वाला होता था उसको आप सवेरे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, पराठे दे रहे हैं, मक्खन दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आप देते थे। इनफैक्ट पहले तो नॉन वेज भी देते थे। अच्छा। तो हमने जब जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद से हमने फिर ये बी क्लास और सी क्लास सिस्टम जो हमने अबॉलिश करके हमने कहा कि प्रिजनर जो है उसको जो सहूलतें मिलेंगी वो अपने जो उसकी नीड है उसके हिसाब से मिलेंगी। जैसे बहुत सारे प्रिजनर हैं जो जेल में आते हैं, अनपढ़ होते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं तो उन्होंने 10वीं 12वीं पास कर ली होती है। कई सारे होते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और इग्नाऊ इनके सेंटर जेल के अंदर खुले हुए हैं, और हम प्रिजनर्स को एनकरेज करते हैं कि वो जो है पढ़ें। तो जो प्रिजनर की नीड होती है उसके हिसाब से फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे अब किसी आदमी का पढ़ाई कर रहा है तो उसको आप सेल में रख सकते हो, उसको स्पेशल डाइट दे सकते हो, कोई बीमार है तो उसको आप सेल में रख सकते हो। मेन जो डिमांड होती है प्रिजनर की, जो भी वीआईपी जो फैसिलिटी जिसको कहते हैं, सबसे पहली फैसिलिटी होती है सेल, कि अलग से कमरा हो जाए, उसको आम आदमियों के साथ मत रखो। दूसरा होता है कि खाना उसका जो है बाहर से आ जाए, जेल का खाना नहीं खाना चाहते। तीसरा होता है कि उनको जो मिलने वाले आ रहे हैं वो जब भी आए, जैसे और प्रिजनर होता है उसकी हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है, उनका होता है कि आप 3 बार भी करवा दें, 4 बार भी करवा दें, और जिस टाइम पे वो आए उनकी मुलाकात करवा दो। ये वीआईपी फैसिलिटी होती हैं। तो इसमें जैसे ये प्रिजनर जो है जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ बी क्लास सी क्लास फैसिलिटी नहीं है। तो हमें देख के कुछ एक और स्टेट्स ने भी बी क्लास और सी क्लास की फैसिलिटी को ख़त्म किया, पर अभी कई स्टेट्स हैं, क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। कई प्रिजन है जिसमें ए क्लास, स्पेशल क्लास, बी क्लास, सी क्लास ये फैसिलिटी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि वो एक ओपिनियन था तो बाइंडिंग नहीं था, तो हमने तो उसको कर दिया। बाकी और क्यों जितना आप सबको इक्वालिटी लाओगे उतना आप ये सोच के चलो, जितनी आप इक्वालिटी लाओगे ये रिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा मैयर है।
सर आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बता दी मुझे जेल के अंदर कि मेरे उत्सुकता के घोड़े तो हैं वो दौड़ पड़े हैं। और इसी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जेलर और एक कैदी के बीच में क्या कभी एक बॉन्ड बन सकता है, दोस्ती हो सकती है? और अगर दोस्ती हो भी जाती है तो क्या वो उसको किसी चीज़ का फेवर देता है? ऐसा कभी होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है जेलर का। और देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जेलर जो है ही इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। ओके। तो अब आप देख सकते हैं समझ जो सकता हूँ। गेस्ट और होस्ट में जो एक लिंक होना चाहिए, एक फैमिली लिंक होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो फैमिली लिंक वहाँ पे होना चाहिए। और जब तक आप जो है आपकी बॉन्डेज नहीं होगी तब तक आप जेल टेंशन में अगर आप चलाओगे तो आप अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हो और प्रिजनर की सेहत भी ख़राब कर रहे हो। Okay. इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जेल में जैसे जो सुप्रीम जेल होता है, जैसे एक फैमिली का मुखिया होता है, उसको माई बाप कहते हैं, तो फैमिली के मुखिया की तरह वो जेल को चलाए तो उतनी उसको जो है वो शांति से जेल चलाएगा, उतना ज़्यादा उसको जो है रिफॉर्मेटिव माना जाएगा। और जितना आप मार पिटाई करोगे तो उसमें ये माना जाएगा कि आप करप्ट हो, आप गाली निकाल रहे हो, आप करप्ट हो, इसलिए गाली निकाल रहे हो ताकि लोग आपको, जो पैसे वाले लोग हैं वो आपको पैसा दें। ओके। तो इसलिए जितना बॉन्डेज जो है आपकी रिलैक्स होगी उतना जेल अच्छी चलेगी। और दूसरा क्या है, कानून ये कहता है कि अनड्यू इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। ओके। हमारे यहाँ क्या होता है, अनड्यू इंटीमेसी हो जाती है। अच्छा। अब आया कोई प्रिजनर आया तो उससे वो पूछा जेलर ने, अरे तू कहाँ का है? उसने कहा मैं यहाँ के इस शहर से हूँ। अच्छा। अरे मैं भी उसी शहर का हूँ। बस वो जो है उसको कहते हैं अनड्यू इंटीमेसी। जहाँ वो चीज़ शुरू होगी उसमें क्या है कि पैसे का भी लेन देन चलता है। और जनरली ये अनड्यू इंटीमेसी जो होती है ये कास्ट बेसिस पे होती है, और जो आपका जो जहाँ पे आप रहते हो, गांव के बेस पे, शहर के बेस पे, उसके बेस पे होती है। तो ये रूल्स जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं कि अनड्यू इंटीमेसी नहीं, इंटीमेसी होनी चाहिए पर अनड्यू इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर हमारे देश में सेक्स के बारे में लोग इतना खुलकर बातचीत नहीं करते, लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो फिजिकल नीड है ये। तो आखिर जेल में कैदी इस फिजिकल नीड को कैसे पूरी करते हैं? क्या सेक्स वर्कर्स जेल में आती हैं? क्या कैसे वहाँ पर जो पूरा प्रोसेस चलता है? ज़रा सिंपल वर्ड्स में बता दीजिए। देखें, सेक्स वर्कर जो है, अगर आप कहें कि वो सेक्स नीड को पूरा करने के लिए आती हैं वो तो गलत है, वो तो आ ही नहीं सकती। ओके। हाँ, सेक्स वर्कर जब पकड़ी जाती हैं, पुलिस पकड़ती है, अच्छा। छापे मारती है, तो उसमें आती हैं। और उसमें भी लॉ ये कहता है कि आप सेक्स वर्कर को जो है एक आम लेडी प्रिजनर से कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, उनको सेपरेट रखेंगे ताकि उनका ईविल इन्फ्लुएंस जो है दूसरे प्रिजनर्स के ऊपर ना जाए। खासकर जवान लड़कियां जो है उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस ना जाए, इसलिए जेल में सेक्स वर्कर को बिल्कुल अलग रखते हैं। फिर जहाँ तक आपने बात कही है कि सेक्स एक नीड है, बिल्कुल। आजकल जो रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है उसमें मैंने सुना था कि कुछ स्टेट्स ने जो है वहाँ पे जो हफ्ते में एक प्रिजनर हफ्ते में 2 बार जो है अपनी फैमिली से मिल सकता है, तो उन्होंने एक रूम बनाए हैं जहाँ पे कि वो सेक्स कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ। ओके। तो इसको रिफॉर्मेटिव वो पॉलिसी कहते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और इस ग्राउंड के ऊपर जो है कैदी जो है पैरोल मांग सकता है, फरलो मांग सकता है, बेल मांग सकता है कि वो फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, इस पे मिल सकती है। पर जेल के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा जो देखें, जो सेक्स की जो एक अर्ज होती है वो खासकर जो 18 से 21 साल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत होती है। ओके। तो एक एनजीओ ने जो है, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आपको 93-94 की बात कर रहा हूँ, एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने कहा कि जो एडोलोसेंट वार्ड है, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि आप एडोलोसेंट प्रिजनर को, जो किशोर प्रिजनर हैं, उनको अलग रखेंगे एडल्ट प्रिजनर से। तो उन्होंने बताया था कि और जगह और वार्ड जो हैं जहाँ पे एडल्ट रहते हैं वहाँ पे सोडमी की रेट 10%, 15% या 20% है, पर जो बच्चे हैं 18 से 21 साल के उसमें 80% है। माफ़ कीजिएगा सर, ये सोडोमी क्या है? ज़रा इसके सोडोमी बारे में मतलब एक्सप्लेन करेंगे? सेम उसमें सेक्स, ओके। मतलब सेम, जैसे मेल में
अच्छा। या फीमेल में, ओके। उसको जो सेम सेक्स में वो होता है उसको सोडोमी कहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब बताया कि इसमें 18 से 21 साल के जो है उसमें वो सोडोमी 80% तक होती है। उन दिनों में डॉक्टर किरण बेदी जो है वो आईजी प्रिजन थी, क्योंकि उनका ना हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती थी। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों में एड्स वगैरह बहुत फैला हुआ था, और सेम सेक्स में अगर आप करते हैं तो आप एड्स बहुत जल्दी फैलता है। हाँ। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम यहाँ पे कंडोम रखवा दें। अच्छा। ओके। तो हालांकि बड़ा प्रोग्रेसिव आउट ऑफ बॉक्स आइडिया था। उन्होंने जब कंडोम रखवाने की बात की, उन दिनों में मुझे याद है कि 93, 94, 95 इवन जो हमारा स्टेट सेक्रेटरीट होता था उसमें भी उन्होंने कंडोम रखवाए हुए थे। ओके। कि अगर कोई सेक्स करता है जिसको आप रोक ही नहीं सकते तो कंडोम रखवाए हुए थे, काउंटर बने हुए थे कंडोम के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें जब इन्होंने कंडोम रखने का वो किया, आइडिया दिया, तो हालांकि बड़ा अजीब सा था, तो हमने कहा ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद लोगों ने इसको ये इंटरप्रेट किया कि हम सेम सेक्स को जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो फिर इसी बात को लेके किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कंडोम वाला हमारा प्रपोजल था उसको स्टे कर दिया और अल्टीमेटली उसको क्वैश कर दिया। तो हालांकि बड़ा प्रैक्टिकल वो था, क्योंकि देखें क्या होता है कि 18 से 21 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो एक डिवाइडिंग लाइन होती है बहुत छोटी होती है। अब कोई 15-16 साल का है, पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको भी करके 18 साल लिख के उसको जेल में भेज देंगे। तो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है जी। और हालांकि सोडोमी जो है एक बड़ा सीरियस ऑफेंस था, पर कोई भी बंदा डर के मारे कह लो या उसकी कंसेंट होती थी, कभी भी आगे नहीं आता था ये कहने के लिए कि मेरे साथ सोडोमी हुई है। अच्छा। उसका नतीजा ये होता था कि हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, और शर्म भी आती है, जाहिर सी शर्म भी आती है, और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने ये कंडोम वाला आइडिया जो है वो किया था, पर अल्टीमेटली कंडोम वाला वो नहीं हुआ। तो इसके बाद कई सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से इंक्वायरी करवाई जब एलिगेशन लगा कि मेरे साथ जो है फोर्सिबली यहाँ पे सेक्स होता रहा है सेम सेक्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की इंक्वायरी करवाई, उसमें प्रूव हुआ है कि कई बार हमारे तो जेल का स्टाफ जो था वो पैसे लेते थे किसी छोटे बच्चे को किसी हैबिचुअल प्रिजनर के पास भेजने के लिए। जैसे लड़कियों का जैसे सेक्स वर्कर की बात कर रहे थे, ऐसे वो छोटे बच्चों को यूज़ करते थे पॉलिटिशियन के पास या हैबिचुअल प्रिजनर के पास करने, पॉलिटिशियंस के पास भी ले जाने। इनफैक्ट तो ये तब सेशन जज साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें आया था। ये अगर आपने देखना तो संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस है, उसमें सब चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। सर, हमारे यहाँ पे जो हमारे देश में या फिर दिल्ली की भी बात करें तो जब हमारे यहाँ पे जो हीनियस क्राइम्स हुए हैं उनकी अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो एक केस मिलता है हमें, निर्भया केस। तो उसका आरोपी, जो मेन आरोपी था राम सिंह, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन कई सारे ऐसी भी खबरें हैं कि उसका मर्डर हुआ। तो आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें तो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, और खासकर रिटायरमेंट के बाद तो मैं पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो है वो सुसाइड नहीं था। अच्छा। सुसाइड इसलिए नहीं बहुत था, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बहुत मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ जी। मेरे हिसाब से वो सुसाइड नहीं था, क्योंकि जो राम सिंह था उसकी एक बाजू तो काम ही नहीं करती थी, उसमें वो रॉड वगैरह डली थी। वो जो गाड़ी भी चलाता था वो एक हाथ से चलाता था। तो उस टाइम पे जब वो आया था, क्योंकि हमारे तिहाड़ में 3 जोन होते हैं, एक हाई सिक्योरिटी वार्ड होता है, एक मीडियम सिक्योरिटी होता है और एक जनरल सिक्योरिटी होता है, जिसको कि मुलाहिजा वार्ड कहते हैं। तो जनरली जिस प्रिजनर को जो है सिक्योरिटी चाहिए होती है, या जहाँ पे हमें होता है कि ये प्रिजनर दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है, या तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर है, या वो दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है, तो हमारा लॉ ये कहता है कि उसको आप हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखेंगे। तो जनरली मैं कमेटी को हेड करता था जो कि रिकमेंड करती थी कि इसको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना है या नहीं रखना।
तो मैंने उस टाइम पे जो भी हमारे ऑफिसर थे, मैंने उनको कहा कि इनको जो हमें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना चाहिए क्योंकि इनकी जान को खतरा है। पर उस टाइम पे इतनी हेट्रेड थी, इतनी हेट्रेड थी कि मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि देखें, जो जेलर जो होता है उसकी पहली ड्यूटी ये है, सेक्रोसेंट ड्यूटी है, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर। अगर आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे तो आप बहुत तकड़ा आप एक फ्लॉ क्रिएट कर रहे हो, अपनी ड्यूटी के साथ आप विरोधाभास क्रिएट कर रहे हो। तो उसको जो है इन्होंने राम सिंह को इन्होंने अलग ना रख के, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड में मैंने रखने के लिए कहा था, उसको इन्होंने एक मीडियम सिक्योरिटी वार्ड में और प्रिजनर्स के साथ रख दिया। तो जब और प्रिजनर के साथ रखा तो जब भी कोई ऐसे कुछ सुसाइड वगैरह करता है तो हमारा लॉ ये कहता है कि आप एकदम अलार्म रेस करेंगे, हुटर बजता है और हुटर के साथ जो है आप वहाँ जाते हैं। तो उसका हुटर बजा तो मेरे ख्याल जैसे ही वो आया था उसके बहुत कुछ एक दिनों में ही उसने सो कार्ड सुसाइड किया था। तो मैं जब सबसे पहले मैं पहुंचा वहाँ पे, मैंने वहाँ जाके देखा कि वो लटका हुआ है, पजामे का वो उसने करके उससे एक पजामे का एक नाड़े से, पजामे से एक पजामे का एक जो पैर होता है उससे अपने गले में, और एक उसने ऊपर जो 10 फीट ऊपर वो थी ग्रिल सी, उसके साथ लटका हुआ था। नीचे बाल्टी रखी हुई थी, बाल्टी मेरे ख्याल होगी कोई 2 फीट की होगी उसकी ऊंचाई, और उसका कद था करीब करीब 5.5 पौने 6 फीट होगा। अच्छा। तो अगर बाल्टी पे भी खड़ा होता तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता था। तो मैंने जब उनके साथ वालों से पूछा, 3 बंदे और थे उनके साथ सेल में, मैंने कहा अरे इसने कैसे सुसाइड कर दिया, तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं थी इनकी? ना जी, हम तो सो रहे थे तब। अरे वाह। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो मुझे डाउट तभी क्रिएट हो गया कि इसको जो है मारा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब भी, एक तो मैंने बताया आपको कद उसका इतना नहीं था कि 10 फीट ऊंची ग्रिल तक वो पहुंच जाता, अपने आप को बांध देता, क्योंकि इसके एक हाथ तो काम ही नहीं करता था। उसके बाद मेरा शक तब पूरा हुआ जब उसकी जो रिपोर्ट आई, जब भी किसी की डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पोस्टमार्टम में उसके विसरा में शराब आई। अरे यार, एक अमीर आदमी तो शराब पी सकता है, पर इतने गरीब आदमी को कौन शराब पिलाएगा? इसका मतलब ये है कि उसको शराब पिला के अनकॉन्शियस करके फिर उसको जो है लटकाया गया। तो यही मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मुझे लगता है कि उसको जो है उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। सर मेरे पास कुछ एक और सवाल हैं, तो मैं छोटे छोटे थोड़े जवाब चाहूँगा और जल्दी में। सर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है मीडिया में कि उसके पास फ़ोन है और वो उससे जो है अपना पूरा गैंग जो है वो ऑपरेट करता है। तो आखिर तिहाड़ जैसी या किसी भी देश की जेल में फ़ोन पहुँच जाना कितनी आसान बात है? और कई बार तो हमने ये भी सुना है कि कुछ रेट्स फिक्स होते हैं फ़ोन ले जाने के, एंड्रॉयड चाहिए तो इतना पैसा, छोटे फ़ोन चाहिए तो इतना पैसा, उसका सच क्या है? देखिए, ये जनरली जो फ़ोन जाते हैं एक तो कनाइवेंस से जाते हैं। आजकल ये कास्टिज्म ने बहुत चीज़ ख़राब की हुई है। किसी टाइम पे होता था जब कोई किसी कास्ट का जो है बंदा कोई क्राइम करता था तो उसकी जो पंचायत होती थी वो उसको डेप्रिकेट करते थे, वो उनका हुक्का पानी बंद कर देते थे, उसकी फैमिली का हुक्का पानी बंद कर देते। पर आजकल जो है अब टाइम ऐसा आ गया कि कोई कास्ट का बंदा जो है कोई क्राइम करता, उसने 10 मर्डर कर दिया और दूसरी जाति वाले खासकर कर दिया तो उसको हीरो बना देते हैं, या कास्ट लाइन पे या रिलीजियस लाइन के ऊपर हीरो बना देते हैं, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई गैंगस्टर आया, जनरली आप देखेंगे जितने गैंगस्टर होते हैं अपनी जात जरूर लिखते हैं या अपने गांव का नाम लिखते हैं। वो शो करना चाह रहे हैं कि फला फला गांव के हैं और फला फला जात के हैं। समझ गया। क्योंकि हमारे एक जो पंचायत होती है जो उसको इतना सीरियसली लेते नहीं, वो बल्कि इसको ऑनर समझते हैं कि इसने मर्डर किया है। तो वो चीज़ एक ड्रिफ्ट होके नीचे भी स्टाफ के ऊपर भी आ जाती है। कुछ एक स्टाफ के लोग होते हैं जो कि उनकी डिसग्रंटेड एलिमेंट होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि एक नाइजीरियंस जो हैं इन्होंने बड़ा जेल के अंदर उत्पात मचा के रखते हैं। अच्छा। तो अब आप ऑल ओवर इंडिया की जेलों का अगर देखेंगे तो उसमें नाइजीरियंस, जिनको इनको घोड़ा कहते हैं, बड़ा लंबा ऊंचा इनका कद होता है,
बड़े तकड़े ये लोग होते फोन भी हैं। छुपा कर ले जाते हैं अंदर। हाँ, तो ये कैसे, इनका कहाँ पे छुपाते हैं फोन्स? इनका प्राइवेट पार्ट्स में जनरली इनका देखा है, ये प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के रखते हैं, क्योंकि इनके अंग बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें 2-2 3-3 मोबाइल मैंने देखे हैं, दो 3-3 2-3 मोबाइल छुपा के ले जाते बाप रे। हैं। और अगर आप उस हद तक पहुंचते हो हम्म, तो हमारे जो करने वाले हैं, जो तलाशी करने वाले हैं, वो भी उन अंगों को टच नहीं करना चाहते। अच्छा। तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। और अगर करते भी हैं, टच करते हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट चली जाती हैं, कोर्टों में कंप्लेंट चली जाती है कि इन्होंने हमें बुरे तरीके से ट्रीट किया। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन अंदर पहुंच जाते हैं। और जब अंदर पहुंच गए, तो अगर गैंगस्टर के पास मोबाइल पहुंच गया तो बेशक देखें वो जैमर होते हैं, पर जैमर्स का क्या होता है कि सरकार हमेशा पीछे चलती है और प्रिजनर हमारे से आगे चलते हैं। अब जैसे आजकल 5G का बिल्कुल है ना, 5G का नेटवर्क है। नेटवर्क है। अगर आप जैमर देखेंगे, वो भी 3G या 4G तक कभी वो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो 5G का किसी ने मोबाइल ले लिया तो उस पर वो जैमर इनफेक्टिव हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जितने जैमर्स होते हैं एक रेडियस में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि पूरी जेल में मोबाइल जैमर होंगे, पूरी, ये कंपल्शन है। अब जैमर लगे हैं, जैमर काम नहीं कर रहे, या जो प्रिजनर है उसको पता है कि इस जगह पे मैं जाके अगर फ़ोन करूंगा तो मेरा फ़ोन चल जाएगा, तो वो इस तरीके से अपना गैंग भी चलाते हैं जेल से। और इस तरीके से जो आप देखते होंगे कि फिल्में वगैरह बना के जो है वो प्रेस वालों को भेजते रहते हैं, दूसरों को भेजते रहते हैं, तो दिखाने के लिए मेन उनका फिल्में डालने का ये वो होता है कि वो एक विटनेस है जिसने इतना बोल्डली आके पुलिस को बताया कि हाँ उसने इसको देखा था एक क्राइम करते हुए, उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि देख तू तो हमें जेल भेज सकता था या भेज सकती थी, हम जेल में भी मज़े मार रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो विटनेस जो होती है, जब कोर्ट के आगे जाके बयान देना होता है, वो शायद बयान उस पलट जाएगी। सर, हमारे समाज में ना जेल को लेकर कुछ अंधविश्वास है कि जेल की रोटी खा ली तो आपके जो है ग्रह टल जाएंगे, फिर जेल में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो केवल लड़का ही होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं कि अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। आखिर इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए, एक लाल किताब है। हाँ। लाल किताब में ये चीज़ मेंशन की हुई है जी कि अगर आप जेल की रोटी खाते हैं, जेल की मिट्टी की तबीज़ बनाते हैं या जेल का पानी पीते हैं, तो आपके ऊपर जो बुरा ग्रह कोई आने वाला होता है तो वो टल जाता है। अब इसमें मैं नहीं कह सकता कि कितनी, हमने इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आती थी, मुझे भी रिक्वेस्ट आती थी, बड़े बड़े जजेस से आती थी कि हमें जेल की जो है रोटी और सब्जी जो है भेज दो। ओके। तो इसी चीज़ को हमने देखते हुए हमने एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया था बिल्कुल जेल रोड के ऊपर ही। तो जेल का एक रेस्टोरेंट खुला जिसमें कि कैदी जो है खाना सर्व करते थे। ओके। वो बड़ा पॉपुलर था वो रेस्टोरेंट जो है, ताकि लोगों का जो अंधविश्वास है तो वो, ताकि उसका निदान हो सके। तो हमने वो इधर उधर की अप्रोच लगाते हैं, उससे अच्छा ये कि वहाँ आके लोग खाना खा लें। तो काफ़ी पॉपुलर था, तो अब शायद वो नहीं चल रहा। इसके बाद जो आपने दूसरी बात कही है, लड़का पैदा होगा, ये भी एक अंधविश्वास है। मैंने देखा कि हमारे यहाँ हर साल जो है, मैं आपको बात कर रहा हूँ 99, 2000, 2001 इसकी बात करूँ, हमारे यहाँ हर साल जो है करीब करीब 15 डिलीवरी होती थी। मतलब जब बच्चे, जो औरत आती थी बाहर से प्रेग्नेंट होती थी, जेल में आके बच्चा पैदा होता था। एक बार हमने देखा सडनली एक साल में हमारी 31 हुई, फिर 40 के करीब ये हो गई। तो हमने इसका रीज़न जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी संख्या में औरतें अगर डिलीवरी जेल के अंदर करेंगी, जनरली होता क्या था, झुग्गी झोपड़ी की औरतें होती थी, वो शराब के केस में जो है आती थी जेल में, एक्साइज एक्ट के केस होते थे, उसमें जेल में आई और जेल में आके अपना जैसे प्रीनेटल केयर वगैरह ये हमारी जिम्मेवारी होती है। तो हमारी एक डॉक्टर गायनी स्पेशलिस्ट जो है, हमने खाली इसी लिए रखा हुआ था कि इनको प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर देने के लिए। उसके बाद जो है बच्चा होता था, उसके बच्चा होने के बाद जो है वो अपना पोस्टनेटल केयर जो भी लेके फिर अपनी बेल करवा लेते थे और चले जाते थे। तो जब हम इसका डीपली गए इसमें कि क्या कारण है, तो उनको ये था, उनको एक मिसकंसेप्शन थी, वो भी किताबों वगैरह में कहीं लिखी हुई थी, अंधविश्वास की किताबों में, कि अगर जेल में अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा।
वो भगवान कृष्ण भी जो है जेल में पैदा हुए थे, हाँ। तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा और बड़ा बिल्कुल। हाई हप उसमें जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन थी। तो अब इसको दूर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी की जो औरतें होती थी उनमें थी ये, तो हमने फिर अखबार में तब ऐड दी। हमने बताया कि इस साल जो है हमारे पास 40 बच्चे हुए, 40 में 29 जो है लड़कियां थी और 11 लड़के थे, ऐसे ही कोई नंबर था। तो जब हमने बताया तब जाके ये वाला जो क्रेज़ था जेल में जाके बच्चा पैदा करने का, वो कम हुआ। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, काफ़ी लंबा समय दिया हमें, और इतनी सारी जेल की जो मिथ्या थी हमारे दिमाग में उससे भी पर्दा उठाया, और काफ़ी नई चीज़ें हमें जानने को मिली, और जेल के अंदर कैसे सिस्टम वर्क करता है ये भी हमने जाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए सर। उम्मीद करते हैं हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी और आपकी कुछ काम आई हमारी ये बातचीत, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस पॉडकास्ट का पसंद आया।